नमस्कार विद्यार्थियों, संख्या पद्धति के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ये संख्या पद्धति का पार्ट प्रथम का जो वीडियो था उसमें अपने संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और गुणज के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और गुणज जो पिछले अध्याय में पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। तो गुणनखंड किसे कहते हैं? समझिए कि किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, भाग का मतलब पूरा पूरा भाग अगर चला जाए तो उसे उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपने को एक संख्या लेते हैं 12। इस 12 के अपने को गुणनखंड देखनी है कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से। तो आपको देखना है कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो देखते हैं पहले किसका भाग जाता है। सबसे पहले एक ऐसी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाएगा। दूसरे भाषा में इसको अपने ये कह देंगे कि एक सबसे छोटा गुणनखंड है। एक के बाद इस 12 में और किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है। 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 12 में चला जाता है। अब 2 का जा रहा है ना, तो 2 गुणा 6, इसका मतलब 6 का भाग भी इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ से आप 6 के भी कर सकते। 3 का भाग भी इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। 3 चौके 12, तो 3 गुणा 4, तो 4 का भाग भी इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। और किसका भाग जा रहा है? 6 के बाद डायरेक्ट किसका भाग जाएगा? 12 का। तो ये जो अंक आपको दिख रहे हैं इस तरफ, ये सारे क्या कहलाते हैं? इस 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। ये सारे इसके क्या कहलाएंगे? 12 के गुणनखंड। अपने अभी ये बात करें, किसी संख्या में, एक बार वही परिभाषा फिर दोबारा नोट कीजिए, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इनमें से किसी भी संख्या का भाग इस 12 में दे के देखना, तो उसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारी संख्याएं इस 12 के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखते हैं, गुणनखंड समझ आ गया होगा कि गुणनखंड एक भाजक होता है। गुणनखंड क्या है? एक भाजक होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है, यानी कि 1 सभी के अंदर आएगा। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है? जिस संख्या का अपने गुणनखंड निकाल रहे हैं वो खुद संख्या ही सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। यहाँ एक उदाहरण यहाँ लिया है कि 21 का गुणनखंड क्या है? तो 1 है, 1 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है और 21 जा रहा है। तो ये 21 के गुणनखंड है। इसी तरह आप किसी भी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए, कई बार ये टर्म्स आती है कि जोड़ का तत्समक लिखिए या योज्य तत्समक लिखिए। तो वो जोड़ का तत्समक किसे कहते हैं? देख लो, किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने से वो की वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वो की वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि 0 को खालिस्तान तत्समक कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि 0 को योगात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे किसी संख्या 5 के अंदर देख लो, 5 के अंदर 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 जोड़ा तो कितना आया? 5। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ोगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं तत्समक, उसके जैसा। आइए चलते हैं गुणा का तत्समक। तो ये जोड़ के तत्समक में ये जो पंक्ति है वो आपको याद रखनी है कि 0 को योगात्मक तत्समक कहते हैं या योज्य तत्समक कहते हैं। अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी संख्या को अगर अपने 1 से गुणा करेंगे तो वो की वो संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए जो 1 है वो क्या है? गुणात्मक तत्समक है। 1 को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक है। योगात्मक प्रतिलोम, अभी जो 8वीं क्लास के जो वीडियो बनाए थे, प्रथम प्रश्नावली जो परिमेय संख्या थी, उसके अंदर ये शब्द आया था कि योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो वो क्या है? पूर्णांकों के ऐसे जोड़े जिनका योग कितना होना चाहिए? 0।
कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मान लेते हैं मैं पूछूं कि 5 में क्या जोड़े कि इसका योग कितना है 0। जोड़ा करें कि पूर्णांकों के ऐसे युग्म, युग्म का मतलब जोड़े जिनका योग कितना है 0। तो 5 में क्या जोड़ा जाए कि इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए 0 आ जाए। तो क्या जोड़ेंगे -5। वो कि वही संख्या अगर ऋणात्मक में जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है, उसका उत्तर जो कितना आएगा 0 आएगा। तो यही अपने कहते हैं कि जो 0 है योगात्मक प्रतिलोम, पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योग 0 होता है और एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ अगर आपको कह दे कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा -5। इसी तरह अगर आपको पूछ लिया जाए कि -9 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो सिर्फ चिन्ह बदलने योगात्मक प्रतिलोम में, तो -9 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा +9। समझ आ रहा है? देखिए योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदले जाएंगे। क्या बदले जाएंगे? सिर्फ चिन्ह बदले जाएंगे। ऋण संख्याएं उसको धन संख्याओं में और धन संख्याएं उनको ऋण संख्याओं में, तो उसे उसका योगात्मक प्रतिलोम कहता है। एक फॉर्मूले के रूप में भी यहाँ लिखा हुआ है कि a का योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछे तो क्या कर दोगे -a कर दोगे। एक ये जो कथन लिखा है वो याद कर लेना। किसी संख्या को योगात्मक प्रतिलोम लेकर योगफल निकालेंगे तो उनका जोड़ हमेशा कितना आता है 0 आता है। कई बार सिद्ध करने वाले प्रश्न आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि -9/2 इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम है। तो अपने अगर उन संख्याओं को वापस जोड़ देंगे, -9/2 + 9/2 इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ अगर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब अपने कह देंगे वो योगात्मक प्रतिलोम है। पूर्णांकों में या तो पूर्णांक की बात करें या फिर परिमेय संख्या में, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में 0 को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं 1 को। 0 को योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहेंगे 1 को। यानी कि 0 गुणात्मक प्रतिलोम, 0 है योगात्मक प्रतिलोम और 1 क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए आगे। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या के अंदर गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहेंगे? किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। उल्टा का अर्थ क्या हुआ कि जो अंश में संख्याएं हैं वो हर हो जाएगी और हर की संख्याएं अंश हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। तो गुणात्मक प्रतिलोम में उस संख्या का, जैसे इस संख्या में 3 अंश है तो वो तो हो जाएगा हर में, और यहाँ जो हर है वो क्या हो जाएगा अंश में। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम जो पहले पढ़ा था उनमें एक ही अंतर है कि योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं, संख्या वैसी की वैसी रहती है, परंतु गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या बदलती है। यानी कि संख्या के अंश और हर चेंज हो जाएंगे परंतु जो चिन्ह हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस में संख्या रहेगी, माइनस की है तो माइनस में रहेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 0 का क्या होता है? कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि 0/0 का कोई औचित्य नहीं है। 0 को छोड़कर सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिख रखा है कि -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो देखो चिन्ह वो सेम पड़ा है पर संख्या के अंश और हर को चेंज कर दिया जाता है। तो 7/6 इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसा जैसा एक गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम है, उसी तरह से गुणात्मक और योगात्मक तत्समक क्या है वो देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में भी 0 और 1, 0 क्या है योगात्मक तत्समक। जैसे योगात्मक प्रतिलोम था ना, वैसे 0 योगात्मक तत्समक और जो 1 है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। यहाँ एक थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बताया कि अगर कोई भी संख्या है उस संख्या में अगर 0 जोड़ोगे तो वही संख्या मिल रही है, इसका मतलब 0 क्या है योगात्मक तत्समक है। इसी प्रकार किसी भी संख्या में
एक को गुणा कर रहे हैं, जैसे कि ए है, एक को एक से गुणा कर रहे हैं, ए आया, इसका मतलब एक यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसके अंदर एक ही साथ में कोष्टक भी होते हैं और हो सकता है उसके ऊपर रेखा बंधनी भी हो, उसमें जोड़ है, गुणा है और भाग सभी अगर एक साथ आ जाए तो उनको कैसे हल करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप सीख लीजिए। बोर्ड मास, क्या फॉर्मूला है? वी बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। वी जो है ये रेखा बंधनी से है, इसको विनय बोलते हैं या बार ब्रैकेट, जैसे अपने बार का निशान लगाते हैं ना, वो विनय कई प्रश्नों में आता है। उसके बाद ये बी से मतलब ब्रैकेट या कोष्टक, यहाँ इन सभी की टर्म्स लिखी हुई है, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। बी का मतलब ब्रैकेट या कोष्टक, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। तीनों प्रकार के ब्रैकेट बना देता हूँ। बड़ा इस तरह से लिखते हैं, मंझला इस तरह से बनाते हैं और छोटा। तो जब भी सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले छोटे के अंदर जो संख्या है वो हल करेंगे, फिर मंझले की और फिर बड़े की। उसके बाद देखो बी के बाद क्या आ रहा है, ओ सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए लगाया, इसका मतलब का या के की जो भी है। उसके बाद देखो जैसे कोष्टक हल हो जाएंगे तो सबसे बाद कोष्टक के बाद किसको क्या देखेंगे, डिवाइड भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में क्या करना है, घटाव करना है। अंत में क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो सबसे पहले ये एक बार बता दिया, इसको अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो इस पार्ट को आप पढ़ोगे तो आपके अच्छी तरह से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगी कि बोर्ड मास रूल क्या है या बोर्ड मास नियम है वो किसे कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले रेखा बंधनी हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मंझले वाले को हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक। जब सारे कोष्टक हल हो जाएंगे तो उसके बाद भाग जो उसमें भाग है वो हल करेंगे, भाग के बाद गुणा को, और गुणा के बाद जो प्लस वाली संख्या है उनको जोड़ देंगे, माइनस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ देंगे और अंत में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये बोर्ड मास रूल है। यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम संख्या को लिखते हैं तो दाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं, और दाईं ओर से जो पहला अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं, दूसरे अंक को दहाई का, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से अपनी संख्याएं लिखते जाते हैं। तो उसके अंदर क्या है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से लिखेंगे क्रमशः। पहला जो अंक होगा दाईं ओर से वो इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि ये स्थान लेते हैं। और ये जो स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये अपने को क्या बता रहे हैं, ये उस संख्या के उस स्थान को बता रहे हैं जहाँ वो संख्या स्थित है। सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये क्या है, उस अंक के स्थान को बता रहा है जिस स्थान पे वो है। अब दी गई संख्या का अगर कई बार जातीय मान पूछ लेते हैं, जातीय मान क्या है, जातीय मान उस संख्या में जो अंक, जिस अंक का भी जातीय मान पूछे उस खुद का मान होता है, वही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे इस पूरी संख्या के अंदर अगर मैं पूछूं 5 का जातीय मान क्या है, तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। जातीय मान मतलब उसका खुद का मान, लोकल वैल्यू। अब अंकों का स्थानीय मान क्या होता है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। स्थानीय मान का मतलब अभी जो आपने पढ़ा कि किसी भी संख्या में अंक होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इन स्थानों पर स्थित होते हैं। तो स्थानीय मान का अर्थ वही है कि कोई भी अंक है वो किस स्थान के ऊपर है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने। इस उदाहरण में देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखिए 6 किस पे है, कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे। 6 कौन से स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है। इसका मतलब 6 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 3 शून्य उसके आगे लग जाएगी।
अब 9 के स्थानीय मान जैसे इसने कहा, तो 9 का इकाई, दहाई और सैकड़ा पे है, तो 2 शून्य, ये इसका स्थानीय मान कहलाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें कि शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि इस पूरी संख्या में कहीं अगर बीच में शून्य आता तो उसका स्थानीय मान कितना होगा, शून्य ही होता है। अब है भाग संक्रिया में, ये लगभग सभी को बताओ, तो सिर्फ कक्षा 6 और 7 के अंदर कुछ बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, वो देख लिए कि भाग संक्रिया किसी में भाग जब देते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। तो जो अपने किसी में भाग देने, मान लो एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, 130 में 5 का भाग देना है, 130 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ जिस में भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य, उसको बीच में यहाँ पे लिखा जाता है। जिस से भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे। और जो उत्तर आएगा उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और लास्ट में अगर अंत में अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो जो शेष जो बचती है संख्या उसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलें। इस तरह से ये तीनों आपको टर्म्स ये आने चाहिए कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। कई बार प्रश्न भी ऐसे दे देते हैं कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो उसमें अपने को अगर भाजक, भागफल और शेषफल है तो इस तरह से अपने क्या है, भाजक का भागफल से गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, 2-4 बार इसको देखोगे तो अच्छी तरह से ये आपके समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से भाजकता का नियम क्या। सबसे सिंपल है कि कोई भी संख्या है, चाहे कितनी बड़ी संख्या है, अगर इकाई अंक के अंदर आपको 0 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 और 8, इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई अंक के अंदर है, इसका मतलब उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 2 से भाजकता का नियम है। 3 से भाजकता का नियम क्या है, 3 से भाजकता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के अगर अंकों को जोड़ें अपने और उन अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो 3 का भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ 123 मैंने संख्या लिखी है, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए कितने अंक, कितना योग हो रहा है, 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, तो इनके अंकों का योग 6 आ रहा है और 6 3 से पूरा पूरा भाजित है, इनके 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब 123 में भी 3 का भाग जाएगा। ये है 3 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो उस पूरी संख्या में क्या है, 4 का भाग जा सकता है। पढ़ लीजिए, देखिए किसी भी संख्या के अंतिम अगर 2 अंकों से बनी कोई संख्या है, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाना चाहिए। या अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो है तो भी उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। ये है 4 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या है, सबसे सिंपल है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5, ये अंक अगर इकाई अंकों में आपको दिख रहे हैं तो वो 5 से पूरी पूरी भाजित होगी। तो एक बात बताइए, ये जो 0 है ये पहले भी आया है, ये किसके लिए है, अगर 0 है तो उसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जा सकता है। आइए 6 से भाजकता का नियम देखते हैं। किसी भी संख्या में अगर 2 वाला नियम लगा अपना और 3 वाला नियम लगा, 2 और 3 से अगर वो भाजित है तो उसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 7 से भाजकता का नियम क्या है, सामान्य 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। अगर आपको इस तरह की कोई संख्या दे देना जिसमें 6 अंक एक बार बार में 6 अंक लिखे हैं, एक ही अंक को बार बार 6 बार लिखा है, तो उसमें 7 से भाग पूरा पूरा जाएगा। ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इसको देखिए आप। इन सभी के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और ये पुनरावृत्ति जरूरी नहीं कि 6 बार ही, जैसे 8 अंक 6 बार लिखा है तो 7 का जाएगा। अब वो अगर 6 के पहाड़े में लिखा है 6, यानी कि 12 बार भी लिखा है तो भी 7 का भाग जाएगा। 18 बार लिखा है तो भी, यानी कि उस 6 के गुणज में अगर लिखा हुआ हो कोई भी अंक बार बार
पुनरावृत्ति को बोलते हैं, बार बार लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं अपने 7 का भाजकता, 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। 8 से भाजकता का नियम क्या है? जैसे 4 से भाजकता के नियम में आपने पढ़ा कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार 8 से भाजकता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या है उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो चाहे कितनी बड़ी संख्या है उस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का, जैसे आपने 3 से भाजकता का नियम क्या किया था कि उनके अंकों का योग किया और वो योग अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से पूरा पूरा भाजित होता है। उसी तरह 9 से भाजकता का नियम भी सेम उसी तरह लागू करना है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ रहा है या 9 से पूरे पूरे विभाजित हो रहा है तो उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 11 से भाजकता का नियम क्या है? या 11, किसी संख्या में 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, वो कैसे पता करेंगे? देखिए कि अगर किसी भी संख्या के सम स्थान पे जो अंक है उनका जोड़ करें और विषम स्थान के अंकों का योग करें, फिर उनको अगर घटाया जाए तो योग जो अंतर है वो 0 आए या फिर 11 के गुणज में आए तो क्या होता है कि उस पूरी की पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। यहाँ एक अपने एक उदाहरण लेते हैं कि देखो ये कोई संख्या है, इसमें देखते हैं कि 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं। तो सम स्थान वाले अंक कौन से होते हैं? 2, 4, 6 और 8वें स्थान पे। और विषम वाले कौन से होंगे? 1, 3, 5 और 7 वाले। तो मैं देखिए पहले अपने सम स्थान वाले अंक देख लेते हैं। ये है 7 प्लस फिर ये आ गया 2, ये भी सम स्थान पे है, फिर ये सम स्थान पे। तो इनका योग कितना हो गया? 7, 2, 9, 2, 11। अब देखते हैं विषम स्थान वाले। ये 1 विषम स्थान पे प्लस 9 भी विषम पे है। विषम मतलब कैसे? 1 पे, 3 पे और 5 वाले, ये 5 वाला विषम पे। तो कितना हो गया इनका योग? 9 और 1 10 और 5 नहीं है, सॉरी ये 1 है। 9 और 1 10 और 1 11। तो अब देखिए इनका अंतर कितना हो रहा है? 11 में से 11 घटे कितना बच रहा है? 0। और अभी आपको 7, 11 से भाजकता का नियम क्या बताया था कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 आए या फिर 11 के गुणज में आए तो इस पूरी संख्या के अंदर, इस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये है 11 से भाजकता का नियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए आप सभी मेरे YouTube चैनल रीनुआ स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।